हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास 12th की क्लास में आप सभी का जो है स्वागत है। देखिए, ये हिंदी मीडियम की क्लास है जिसमें आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं जिसमें आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट और फिजिक्स सब्जेक्ट इन दोनों को हम जो है बारी बारी देखने वाले हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हमने 2 लेसन लगभग देख लिया है, खत्म कर लिया है। तो पहला लेसन विलयन बनता है और दूसरा लेसन जो आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। इन दोनों को हमने एक एक टॉपिक को छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर कर लिया है। आज इस लेक्चर्स में हम जो है फिजिक्स की क्लास देखने वाले हैं। फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स की क्लास में उन्हीं चीजों को देखा जाएगा जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या जो हर बार आने के चांसेस रहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चनों पर हम ध्यान देंगे। आप हमारे साथ जुड़ करके जो है अपनी तैयारी जो है बोर्ड एग्जाम्स की कर सकते हैं। देखिए, हिंदी मीडियम की क्लास है। चलिए बच्चों, आज हम फिजिक्स की क्लास में देखते हैं कि हमें इस फिजिक्स में पढ़ना क्या है, किस लेसन से कितना जो है पूछा जाता है, किस लेसन को अगर हम टारगेट करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा लेसन में कितने नंबर का क्या पूछा जाता है। तो देखिए, सिलेबस जो हमारा है, सिलेबस हमारा कुछ इस टाइप का है। इसमें जो है आपका पूर्णांक जो होता है 100 मार्क्स का होता है, यानी फिजिक्स का जो पेपर होगा, एक पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में आपके 70 जो है का पेपर होगा और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे। तो दोनों मिला करके आपके जो है 100 मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स में जो है आप जानते हैं 30 नंबर जो है आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकल से। जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें 30 मार्क्स होंगे, बचा 70 मार्क्स। 70 नंबर जो है आपको लिखित परीक्षा में देना होगा, जो एक ही पेपर होगा। अब एक पेपर में 2 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। पहला खंड का है जो 35 नंबर का होगा और दूसरा खंड खा है जो 35 नंबर का होगा। अब खंड का में कौन कौन से लेसन आते हैं। देखिए, हमारा जो पहला इकाई है, इकाई जो लिखा है ये लेसन है। शीर्षक मतलब ये हमारा लेसन का नाम है, टॉपिक है और अंक इधर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा लेसन बनता है स्थिर वैद्युतिकी बनता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है स्थिर वैद्युतिकी बनता है, जो हमारा सीधे सीधे 8 नंबर का पूछा जाता है। स्थिर विद्युतिकी से आपके एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। और दूसरा हमारा जो है धारा विद्युत है, या जिसे पहले विद्युत धारा कहा जाता था या धारा विद्युत कह सकते हो। तो ये धारा विद्युत या विद्युत धारा में से आपके 7 नंबर पूरे पूरे जो है मिलने वाले हैं। अगला जो हमारा लेसन बनता है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व ये भी पूरे पूरे 8 नंबर के जो है आपके पूछे जाएंगे। यानी इनमें से जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो 8 नंबर का क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। अगला हमारा जो लेसन है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो 8 नंबर का जो है पेपर में जो है आपको देखने को मिलेगा। अगला जो हमारा लेसन बनता है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी 5वां लेसन हमारा जो बनेगा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और इस 5वीं इकाई में से हमें जो है 4 नंबर के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। देखिए, ये आपकी इकाई है, ये 5 इकाई ऊपर जो आपको दिख रही है। अगर वैसे अगर आप लेसन वाइज देखोगे तो इसमें अनेक लेसन आएंगे। एक एक इकाई में कई लेसन बनते हैं, वो अलग अलग बुक पर अलग अलग हिसाब से है। जो आपका क्राइटेरिया बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से बनाया गया, एनसीईआरटी के हिसाब से, इसमें आपकी इकाई 5 इकाई जो है खंडका में बन रखा गया है। और इन इकाइयों में आपको कई लेसन, किसी किसी में 2-2 लेसन, किसी किसी में 3-3 लेसन, किसी में एक ही होगा। इस टाइप से छोटा छोटा लेसन करके रखा गया है। ठीक, तो ये आपका खंड का जो होगा ये टोटल करोगे 35, यानी इस 5 इकाई में से आपके 35 अंक जो है मिलने वाले हैं। इतना समझ में आ गया। अगर हम खंड खा की बात करते हैं तो ये प्रकाशिकी है। इसमें सबसे ज्यादा आपका प्रकाशिकी से क्वेश्चन बनता है, जो आपके 13 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। और दूसरा जो इकाई है वो है द्रव्य और द्वैत प्रकृति। द्रव्य और द्वैत प्रकृति, इनमें से हमें जो है 6 नंबर मिलने वाला है। अगला जो हमारा है वो है परमाणु तथा नाभिक। अगली जो इकाई है परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक में से 8 नंबर जो है हमें मिलने वाला है। अगला जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या होती हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये भी, इसमें भी आपको 8 नंबर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपके अगर इसका देखा जाए तो ये 35 नंबर का आपका जो है ये खंड खा का इकाइयां बनती है। तो अब 35 नंबर खंड खा, इसमें आपको मात्र जो है 4 इकाई देखना है और 35 नंबर में आपको खंड का में 5 इकाइयां देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो दोनों ऐसे ही है। अब आपको पढ़ना तो है ही है,
इन सारे इकाई जो है, सारे यूनिट्स जो है आपको तैयार करने हैं। क्राइटेरिया आपका कंफर्म हो गया कि किसमें कितने नंबर मिलने वाले हैं। अब इसी के हिसाब से हमें जो है ठीक से मेहनत करके सब जो है पढ़ना है। देखो, वैद्युत चुंबकीय तरंगों से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यही एक ऐसा लेसन है जिसमें कम मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। फिर द्रव्य और द्वैत प्रकीर्ण, ये 6 नंबर के हैं। देखिए, ये लेसन आपके छोटे होंगे, एक बार 2 बार पढ़ने से आ भी जाएंगे। फिलहाल ठीक है, सब आ जाएंगे। देखो, ये जितने भी लेसन है सब में न्यूमेरिकल। देखिए, फिजिक्स का पेपर ही ऐसा होता है कि इसमें आपके थ्योरी जैसे जितना होगा उतना न्यूमेरिकल होगा। अगर आपका न्यूमेरिकल के पकड़ नहीं बन रहा है, आप डेरिवेशन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो कुछ नहीं, फिजिक्स में डेफिनेशन आपको कम देखने को मिलेगा। डेफिनेशन देखने को मिलेगा तो थोड़ा मोड़ा जो भी मिलेगा। फिजिक्स के पेपर में आपकी 3 तरीके की पकड़ होनी चाहिए। पहली बात तो डेफिनेशन आनी चाहिए, दूसरी बात आपको डेरिवेशन सॉल्व करना आना चाहिए। अगर डेरिवेशन सॉल्व करना नहीं आ रहा है और फिर न्यूमेरिकल लगाना नहीं आ रहा है, तब यहाँ पे नंबर आपके मिलने के चांस कम रहेंगे। तो नंबर अगर आपको लेना है तो तीनों चीजों पर ध्यान देना है। हम जो है आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे, डेरिवेशन भी पूरा सॉल्व करवाएंगे और आपको डेफिनेशन भी बताएंगे। तो इस तरीके से आपकी तैयारी करना है। इतना समझ में आ गया होगा कि किस में क्या पढ़ना है। तो चलिए, हम पहली इकाई जो है हम स्थिर विद्युतीय के कुछ हेडिंग्स को जो है देखने वाले हैं, यानी जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। यहां से हम जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और जुड़ करके जो है डेली आपको एक लेक्चर देखने को मिलेगा। फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का होगा। इससे आप अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। रेगुलर तैयारी करिए और लगे रहिए। डेली आपको एक क्लास हमारी जो है देखने को मिलेगी। देखिए, इसमें सबसे पहले हम फिजिक्स के लेसन में जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट जान लीजिए, आवेश क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है आवेश के बारे में पूछा गया। देखो, सबसे पहले आप जान लीजिए आवेश क्या होते हैं। तो देखिए, आवेश जो है वह कारक होता है, यानी आवेश, आप जान रहे हैं आवेश, चार्ज, आवेशित होना। तो आवेश वह कारक है जिससे कोई वस्तु जो है आवेशित हो जाती है। आवेशित होना मतलब जैसे उसको चार्ज दे देना। तो जब जैसे आप जानते हैं सेल है, तो सेल क्या है, सेल में हम आवेश देते हैं तो वो आवेशित हो जाती है। तो वही कहा गया, आवेश वह कारक है जिससे कोई वस्तु आवेशित हो जाती है। इतना बात समझ में आ गया। आवेश क्या है, आवेश वह कारक होता है जिससे कोई वस्तु आवेशित हो जाती है। और दूसरी बात, ये आवेश जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक आवेश और दूसरा है ऋणात्मक आवेश। यानी जो आवेश है 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। अब इन दोनों आवेशों की खासियत देख, जैसे मान लीजिए ये हमारा आवेश है, एक धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। मान लीजिए ये हमारा 2 आवेश है, एक धनात्मक आवेश है और ऋणात्मक आवेश है। तो अब आवेश क्या है, आवेश वह कारक है जिससे कोई वस्तु आवेशित हो जाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। एक चीज ध्यान रखना, समान प्रकृति के आवेश जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लस क्यू है और इसी के बगल प्लस क्यू और ले लिया जाए, तो अगर समान प्रकार के आवेश होते हैं तो एक दूसरे में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यानी समान प्रकाश के आवेशों के मध्य जो है एक दूसरे में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों में एक दूसरे में आकर्षण हो। जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू है, यहीं पे माइनस क्यू अगर ले लिया जाए तो इनके मध्य जो है आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। तो यानी विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान प्रकार के आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब ये जो मूल आवेश होता है, प्रकार का आवेश जो है, इसका जो आवेश माना जाता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर माना जाता है। यानी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश माना जाता है। तो यानी अगर आपसे आवेश की वैल्यू पूछा जाए तो एक बाय नेगेटिव आवेश जो होता है, माइनस आवेश होता है, वो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम आवेश होता है। ये आवेश की वैल्यू रखा जाता है। तो ये तो बात हो गई आवेश के। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब बात आती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसे कहते हैं।
एक चीज आप लोग जान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए हमारा कोई आवेश है और ये जो है किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जो है रखा गया है। ये मान लीजिए हमारा कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र है जिसमें हमारा आवेश जो है रखा गया, तो सीधी सी बात है ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये क्राइटेरिया है जिसके इर्द गिर्द जो है वैद्युत क्षेत्र लगाया गया। तो सीधी सी बात है किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश, हमारा एक आवेश रखा हो तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यानी अब जब से मान लीजिए आप चुंबकीय क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में जब रखते हो आवेश को तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो वही कहा गया कि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आई कि नहीं? किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाला बल जो है उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। अब यदि मान लीजिए यदि कोई विद्युत बल हमारा F कार्य कर रहा हो तथा आवेश जो है आवेश हमारा Q हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो। भाई मान लीजिए इस पर जो हमारा एकांक आवेश है ये Q आवेश है और इस पर जो बल कार्य कर रहा है इसके अंदर वो F कार्य कर रहा हो और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी E हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से लिख ही रहे हैं तो हमारा E बराबर हो जाएगा F/Q। इतना समझ में आ गया नहीं? यानी जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो F/Q होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गया होगा। सिवाय वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। यदि मान लीजिए वैद्युत बल F कार्य कर रहा हो और आवेश Q हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E माना जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q जो है निकल के आता है। तो ये थी बात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब एक चीज और जान लीजिए वैद्युत बल क्या होते हैं। पूछा जाता है वैद्युत बल से आप क्या समझते हैं। भाई हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश, मान लीजिए हमारा ये Q है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर एक बल कार्य करता है। जिस सीधी सी बात है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये मान लीजिए हमारा वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई एकांक आवेश होता है तो इस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर एक बल कार्य करता है जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई वैद्युत बल की। अब ये जो वैद्युत बल होता है यानी F होता है, ये आवेश Q होता है और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वो F बराबर Q इंटू E होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा एकांक आवेश Q के गुणनफल के बराबर होता है। सीधी सी बात है कि जो हमारा बल होता है F होता है एकांक आवेश Q तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो गया वैद्युत बल किसे कहते हैं। देखो अगला जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो हमारा पूछा जाता है वैद्युत बल रेखाएं, या वैद्युत बल रेखा क्या होती है या वैद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं। तो वैद्युत बल रेखा, अब इसकी डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, यानी कोई हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र मतलब एक एरिया है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कुछ जो है प्रकोप रहता है, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश द्वारा, किसके द्वारा? एकांक धन, यानी कोई हमारा कोई आवेश है, धन आवेश मान लीजिए है, एकांक धन आवेश द्वारा अपनाया गया मान, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश द्वारा अपनाया गया मान, यानी कोई मान जो है अपनाया जाता है तो वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एकांक धन आवेश है और ये वैद्युत क्षेत्र, ये मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, जिसकी तीव्रता E है और ये एकांक हमारा धन आवेश कोई Q है। तो कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया, यानी एक क्राइटेरिया हो गया कि हमारा विद्युत क्षेत्र है, तो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश द्वारा अपनाया गया मान,
यानी जो मान अपनाया जाता है वो वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है, यानी इसमें जो है वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। एक चीज और जाने रहिएगा, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा धन से ऋण की ओर चलती है। वही लिखा है, वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है। तो याद हो जाएगा कि नहीं, एकांक धन आवेश यानी किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र, अरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे हो तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र तो याद आ ही जाएगा। तो किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश द्वारा अपनाया गया मान, एकांक धन आवेश द्वारा अपनाया गया मान वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। और ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गति करती है। तो ये हो गया आपका वैद्युत बल रेखाएं। अगला जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कूलाम का नियम। तो हम कूलाम के नियम की बात कर लेते हैं। देखिए कूलाम का नियम खूब पूछा गया है, नंबर लगा के पूछा गया है, इसको आप अभी तुरंत देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो जाहिर सी बात है, कूलाम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य, आप जान रहे हैं दो आवेश कौन होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, अरे एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, दोनों सेम थोड़ी होगा। तो किन्हीं दो आवेशों, मान लीजिए एक Q1 आवेश है और दूसरा Q2 आवेश है, तो अब देखो सेम है कि डिफरेंट है वो अलग की बात है। कूलाम के नियम कहते हैं किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। देखो दो आवेश है, एक प्लस है एक माइनस है, अगर प्लस माइनस होगा तो उनके मध्य आकर्षण होगा। अगर मान लीजिए दोनों आवेश हमारा एक ही टाइप का है तो प्रतिकर्षण होगा। तो यही कहा गया किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला, किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात तो ये हो गया, यानी जो Q1 Q2 अगर है तो दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा, उनके मध्य की दूरी यानी दोनों के बीच की दूरी कितना है, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात समझ में आए कि नहीं भाई, किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, बल मतलब यफ, बल कौन है, यफ है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। किसके व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये आपका F जो होगा समानुपाती Q1 Q2 होगा। तो दोनों आवेश Q1 Q2 को आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, भाई उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये F समानुपाती 1/r² हो जाएगा। देखिए r हमने माना है तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों बात समझ में आई कि नहीं। हमने कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल यानी F जो होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब व्युत बटा बटे में हो, व्युत्क्रमानुपाती जब भी लिखा जाएगा वो बटे में होगा। समझ में आई बात कि नहीं। अनुक्रमानुपाती मतलब सामने होगा। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा F समानुपाती Q1 Q2 अपान r² हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब भाई ये समानुपाती है, समानुपाती हटाओगे तो बराबर लाओगे तो एक कांस्टेंट के रखेंगे और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान r² हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो k आपका कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन k। भाई ये k की वैल्यू जो है नियतांक है, इसकी जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन k। अब इसको उठा करके हम यही k पर रख दें तो ये हमारा बन जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन k Q1 Q2 अपान r², Q1 Q2 अपान r²। ये हमारा फार्मूला जो है निकल के आ जाएगा। यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन k Q1 Q2 अपान r²। यही हमारा कूलाम के नियम का फार्मूला निकल के आता है। समझ में आ गया। जहां एप्सिलॉन निर्वात की विद्युत शीलता है, निर्वात की विद्युत शीलता है तथा k, आपको ये जो k दिख रहा है छोटा सा k माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है। इतनी बात समझ में आई भाई। एप्सिलॉन 0 लिखा है ये निर्वात की विद्युतशीलता है और ये जो आपका k बगल लिखा है ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो ये तो था कूलाम का नियम क्या होता है। देखिए छोटे छोटे डेफिनेशंस है,
ये अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बनता है वो है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हो या इसका क्या सूत्र बनता है, ये एग्जाम में आपके पूछा गया है, ये भी पूछा गया। ठीक, तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखो ये सब हमने जो लिखा है ये सब आप इस यहां से समझोगे तो आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, आराम से यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, यहीं से आपको याद हो जाएगा। देखो हमने क्या लिखा है कि माना कोई धन आवेश, मान लीजिए हमारा कोई धन आवेश क्यू है, क्या है, कोई धन आवेश क्यू है, किसी बिंदु पर रखा है। मान लीजिए कहीं ये जो है हमारा धन आवेश क्यू जो है कहीं रखा गया है, जिससे आर मीटर, कितनी दूरी है यहां से यहां तक, आर मीटर है, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, क्या है, एक बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निकालना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। यही हमने लिखा है कि माना कोई धन आवेश क्यू किसी बिंदु पर रखा है, जिससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इतना हो जाएगा। अब यदि बिंदु पी पर कोई परिलक्षण Q0 रखा हो, यानी कोई जो हमारा बिंदु P है इस पर कोई परिलक्षण आवेश Q0 रखा हो, तो कूलाम, भाई अगर हम मान लीजिए बिंदु P पर एक थोड़ी देर के लिए कोई आवेश Q मान लेते हैं, तो जब Q मान लेंगे तो एक आवेश इधर हो जाएगा, एक आवेश उधर हो जाएगा, तो इस पर आराम से कूलाम का नियम जो है काम करने लगेगा। तो वही कहा गया कि आवेश Q0 रखा हो तो कूलाम के अनुसार दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होगा वो F, भाई दोनों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल हमारा F जो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। भाई दो आवेश है, एक Q है और दूसरा Q0 है और R मीटर की दूरी है, तो ये कूलाम का नियम इस पर काम करेगा ना। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R स्क्वायर। यही तो कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना समझ में। एक फार्मूला हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर बताया है, इससे पहले अभी हमने बताया था E बराबर F अपान Q बताए थे, यही तो बताए थे। E बराबर क्या बताए थे, F अपान Q बताए थे, इतना यही तो बताए थे ना। तो यहाँ पर दूसरा हमारा जो है Q0 है, तो इसको 0 मान लेते हैं। तो देखो यही F उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये हमारा E बराबर हो जाएगा, F की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा, और ये आपका Q0 अपान R स्क्वायर तो है ही है, साथ में बटे में ये हमारा Q0 है, तो यही हमारा Q0 हो जाएगा। ठीक, समझ में आएगा नहीं। अरे ऊपर रखोगे तो बगल जाएगा, बटे में था तो बटे वाला बटा रहेगा ही रहेगा, ये Q0 कट जाएगा, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये आपका Q हो जाएगा और ये R स्क्वायर, तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण जो है प्राप्त हो जाए। तो समझ में आ गई होगी कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। भाई एक कोई हमारा परिलक्षण धन आवेश Q है, जिससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब इसको हम Q0 मान लेते हैं, कोई हमारा आवेश है इसको मान लेते हैं 0 मानते हैं कि कोई है, ये नहीं पता है कि कौन है। अब जब दो आवेश बनेगा तो इनके मध्य जो कूलाम का नियम लागू हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R स्क्वायर, और आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपान Q। अब इसको हमने Q0 माना है तो Q0 लिखेंगे और इसी F की वैल्यू इसी पर रख देंगे, तो ये हमारा Q0 से कट जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इतना समझ में आ गया होगा। इस क्लास में बस इतना है, फिर अगले क्लास में इसके आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे।